हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शानु सवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही अच्छा करते हैं सेशन स्टार्ट करते हैं। जीके सेशन एपिसोड 14। जी हाँ, जीएस सेशन चल रहा है आपका। एपिसोड 13 मैंने कवर अप कर दिए थे, तो ये एपिसोड 14 है जिसमें आपके सामने बहुत कुछ लिख चुका हूँ और मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, HNO3। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, जिसे किस नाम से आता है तो शोरे का तेजाब। तो किस अम्ल को शोरे का तेजाब कहते हैं, या नाइट्रिक अम्ल को किस नाम से आता है तो शोरे का तेजाब। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है भैया बर्तन पर लिखावट के रूप में। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो बर्तन पर लिखावट के रूप में। देखा होगा अपनी डिज़ाइनिंग होती है उस पर, और उस पर नाम कुछ लिखे होते हैं, उस कंपनी के नाम लिखे होते हैं जिसने बनाया है। सो इसका उपयोग कहाँ करते हैं नाइट्रिक अम्ल का, तो बर्तन पर लिखावट के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो दैट इज नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सेब में आप सबको सभी को पता था कि कौन सा एसिड पाया जाता है तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। बट यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा पपीते में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है तो पपीते में भी मैलिक अम्ल। तो सेब और पपीते ऐसे दो फ्रूट हैं यानी फल हैं जिनमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो गा से गेहूं तो गा से ग्लूटामिक। तो गा से गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड फाउंड इन व्हीट तो ग्लूटामिक एसिड फाउंड इन व्हीट। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है तो अलसी, अलसी में पाया जाता है। अलसी को हम फ्लैक्सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, फ्लैक्सीड बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा फ्लैक्सीड। अच्छा, ये किसके लिए मतलब कि उपयोगी है तो ये हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है, यानी हार्ट पेशेंट कोई है तो उसको अलसी का अलसी प्रयोग करना चाहिए। बिकॉज इसमें क्या पाया जाता है तो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिशियल है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड को क्या बोलते हैं हम, वसीय अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इतनी कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C6H5COOH COOH। ये किस में पाया जाता है तो घास में, मैंने पढ़ाया हुआ था बट यहाँ पे फार्मूला आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। सो बेंजोइक एसिड फाउंड इन ग्रास, मतलब घास में बेंजोइक एसिड पाया जाता है। इसका फार्मूला C6H5COOH। नेक्स्ट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में। कि खाद्य मतलब खाने वाले, परिरक्षक मतलब ये सही है कि नहीं, ये खाना, ये खाद्य सामग्री सही है नहीं, इसका इसमें कौन से अम्ल को प्रयोग किया जाता है पता करने के लिए तो बेंजोइक एसिड का पता से के द्वारा पता लगाया जाता है। अच्छा, बात करिए अम्लराज। अम्लराज को किस नाम से जाना जाता है तो एक्वारेजिया बोलते हैं। अच्छा, अम्लराज को और किस नाम से जाना जाता है तो अगर बात की जाएगी तो इसे रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एक्वा का मतलब ये होता है वाटर, मतलब साधारण नाम एक्वा ही होता है तो रॉयल वाटर। तो अम्लराज को हम एक्वारेजिया बोलते हैं या रॉयल वाटर के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की कि किन दो अम्लों से मिलकर बना है तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से जो अम्ल का निर्माण हुआ है उसे क्या बोलते हैं, इसे अम्लराज बोलते हैं, जिसमें प्रोपोर्शन में बांटा गया दोनों को 3:1। यानी 3 अनुपात किसका होना चाहिए, HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और 1 अनुपात किसका होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो HCl और HNO3 का अनुपात कितना होना चाहिए 3:1। अच्छा, बात क्या है कि अम्लराज का उपयोग कहाँ किया जाता है तो सोना, चांदी, प्लेटिनम। प्लेटिनम का सूत्र Pt होता है, चांदी को सिल्वर यानी Ag बोलते हैं, इसका केमिकल नेम अर्जेंटम है यानी Ag, और सोना को औरम यानी Au यानी फॉर्मूला होता है, और प्लेटिनम को Pt बोलते हैं। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम ऐसी सारी धातु बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और धातु को क्या करने में भैया, गलाने में। ध्यान से देखिएगा, गलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मूत्र, मूत्र को यूरिन बोलते हैं। अच्छा, पता होगा जब यूरिन में कहीं इन्फेक्शन होता है या यूरिन करते समय, ठीक है, तो उसमें जलन होती है, तो इसके लिए पेशेंट को डॉक्टर बोलता है कि आप यूरिक एसिड का आप क्या करा लीजिए, टेस्ट करा लीजिए। सो सीधी सी बात है, यानी यूरिन में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड, सो यूरिक एसिड फाउंड इन आवर यूरिन। ठीक, अच्छा, ये तो सबको पता होता है, बट अगर आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एक्सेप्ट यूरिक एसिड कौन
कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी इसमें पाया जाता है तो यूरिन में, तो हिप्यूरिक अम्ल, तो हिप्यूरिक अम्ल भी यूरिन में यानी मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइल्यूरोनिक, हाइल्यूरोनिक अम्ल। हाइल्यूरोनिक अम्ल पहली बार सुनने होंगे, ये अंडाणु की भित्ति में पाया जाता है। तो अंडाणु की भित्ति में अंडाणु यानी अंडाणु की भित्ति में, ठीक, इसे बोलते हैं क्या, इसे आप बताएंगे अंडाणु को क्या बोला जाता है, चलिए ओव्यूल बोलते हैं शायद, ठीक, अंडाणु यानी ओवरी बोलते हैं, ठीक, ओवरी बोलते हैं। तो अंडाणु की भित्ति में पाए जाने वाला अम्ल का नाम बताइए, तो हाइल्यूरोनिक अम्ल। तो हाइल्यूरोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, अंडाणु की भित्ति यानी दीवार में पाया जाता है। भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवार में। अच्छा, किस अम्ल को जंतु कोशिका का सीमेंट बोलते हैं, तो अंडाणु जंतु में पाया जाएगा, सीधी बात है, यानी एनिमल में। तो जंतु कोशिका का सीमेंट किसे बोला गया है, तो हाइल्यूरोनिक एसिड यानी हाइल्यूरोनिक अम्ल को बोला गया है। ठीक, अब आगे बढ़ें, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और आगे ले चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो हाइल्यूरोनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो अंडाणु की भित्ति में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया, अंडाणु की भित्ति में पाया था, इसीलिए जंतु कोशिका का इसे सीमेंट बोला गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछाएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर वृषण, वृषण का नाम सुने होंगे आप, वृषण, वृषण को हम क्या बोलते हैं, टेस्टीज। क्या बोलते हैं भैया, टेस्टीज। क्या बोलते हैं, टेस्टीज बोलते हैं वृषण। अच्छा, इनकी संख्या अगर बात की जाए कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। किसमें पाया जाता है ये, तो मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया, तो ये मेल में पाया जाता है। अच्छा, बात की जाए, क्या बात की जाएगी, जब बात की जाएगी कि इसका वृषण का तापमान कितना रहता है, तो वृषण का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारे शरीर, देखिए ये मेल में पाया जाता है, हमारे शरीर में पाया जाता है। तो जिससे प्रजनन जो हम सब बच्चा प्रोड्यूस कर पाते हैं इसकी मदद से, तो इनकी संख्या 2 होती है। और ये मेल में पाया जाता है, इसका तापमान कितना होता है वृषण का, 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर मानव के शरीर का तापमान पूछा है तो 37। अगर ये वृषण क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, ठीक है, शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। अगर ये अंदर रहेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जिसमें वृषण ये पनप नहीं पाएगा, जिससे हम सब नपुंसक यानी मेल क्या हो सकते हैं, नपुंसक हो सकते हैं। अपनी नेक्स्ट जो जनरेशन है वो ऐड नहीं कर सकते, ला नहीं सकते। सो ये पूरी पर धरती पर पूरा प्रक्रिया ही धरती पर मनुष्य जाति ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती। तो इसीलिए वृषण क्या होता है, मेल में शरीर से बाहर होता है, क्योंकि उसको तापमान चाहिए। उसका उचित तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, बात की जाती है कि इससे कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं मुख्यतः। तो इससे एंड्रोजन, क्या, कौन सा भैया, एंड्रोजन, क्या नाम है इसका, आपने नाम सुना होगा, एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे, एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। और सबसे मुख्य हार्मोन जैसे दाढ़ी मूंछ आता है, जैसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन भैया, टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, इससे क्या होता है, दाढ़ी आती है, मूंछ आती है। क्या आती है भैया, दाढ़ी आती है, मूंछ आती है। किसमें आती है, मेल में आती है। इससे ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण डेवलप करता है, यानी विकसित करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, किसमें, मेल में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, तो वृषण से कौन से हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। इसका तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात की जाएगी, क्या बात की जाएगी, अब ये अंडाणु हो, वृषण हो गए। अब अगर बात की जाएगी अंडाशय की, किसकी बात की जाएगी, अंडाशय यानी ओवरी की। किसकी बात की जाएगी, अंडाशय यानी ओवरी की। तो सीधी सी बात है, ओवरी कहाँ पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, तो ओवरी फीमेल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है भैया, फीमेल में पाई जाती है। ये कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है। कहाँ होती है भैया, शरीर के अंदर होती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, बात करेगी इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इससे भी कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे भी एंड्रोजन। कौन से हार्मोन निकल रहे हैं भैया, इससे भी एंड्रोजन निकलते हैं, ध्यान से देखिएगा। इससे भी एंड्रोजन, और क्या निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन निकलते हैं। और अगर बात की कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो और अगर बात करूं मैं, तो और कौन से हार्मोन निकलते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, और टेस्टोस्टेरोन भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस नाम से आता है? तो इसे मेल हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मेल हार्मोन बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। इसे किस हार्मोन के नाम से आता है? इसे मेल हार्मोन के नाम से आता है। और एंड्रोजन या एंड्रोन को किस नाम से आता है? इसको फीमेल हार्मोन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फीमेल हार्मोन बोला जाता है। ये आया था फीमेल हार्मोन यानी स्त्रीलिंग हार्मोन किसे बोलते हैं? तो ये समीक्षा अधिकारी में आया था, आरओ में, ठीक है। 8 अप्रैल 2018 को आया था, मैंने इसको पेपर दिया था, ये पेपर में आया हुआ था। अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, अच्छा अगर और बात की जाएगी अग्न्याशय से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सारा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, किससे भी है, अग्न्याशय की बात कर रहा हूँ। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैंने पूरा पढ़ाया था इस पर, बट यहाँ पे जो चीज़ नहीं बताया वो भी बताने वाला हूँ। अग्न्याशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। अच्छा, इससे बात की कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे निकलते हैं, सबको पता है, इससे सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो डायबिटीज़ होने से बचाता है हमें, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। दूसरा कौन सा हार्मोन निकलता है? तो दूसरा ग्लाइकोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है भैया? ग्लाइकोजन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? ध्यान से देखिएगा, इससे ग्लाइकोजन हार्मोन निकलता है। और अगर और बात की जाएगी सोमैटोस्टैटिन, और कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? तो सोमैटोस्टैटिन भी हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? ध्यान से देखिएगा, सोमैटोस्टैटिन। तो अगर क्वेश्चन में पेपर में आएगा कि सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो अग्न्याशय से। साथ साथ इंसुलिन सबको पता है कि कहाँ से निकलती है, पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय। और ग्लाइकोजन भी कहाँ से निकलती है, तो अग्न्याशय। आपको बताना है कि इसकी संरचना कैसी होती है अग्न्याशय से, और इसमें कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती है अग्न्याशय में, अग्न्याशय में कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती है, और इंसुलिन नामक हार्मोन की खोज किसने किया, कब किया, और आपको बताना है कि उस सेल का नाम क्या है जो सेल पाई जाती है। ठीक, अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक बार सेकंड, ठीक। अब अगर बात की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ग्लैंड है जिसके मैं आप बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि का नाम सुने होंगे आपने, अधिवृक्क। अब नाम से लग रहा है वृक्क, वृक्क का मतलब किडनी, ठीक। किडनी की अधि मतलब ऊपर रहता है, ठीक। ये इसकी लोकेशन कहाँ पे आता है? किडनी के ऊपर, तो इसे बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड। अच्छा, बात की जाएगी, अच्छा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, इसे वृक्क के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये भैया? तो ये वृक्क के ऊपर पाया जाता है। और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्या क्वेश्चन बनता है भैया, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से हार्मोन निकलता है, तो ध्यान से देखिएगा, एड्रीनेलिन निकलता है हार्मोन। कौन सा निकलता है हार्मोन? एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। एड्रीनेलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं, लड़ो या उड़ो हार्मोन भी बुलाता है। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या तो अगर काम करेगा तो फाइट करेगा, ठीक। अगर नहीं कर पाएगा, फाइट नहीं कर पाएगा, तो ये उड़ मतलब कि वहाँ से हट जाएगा। मतलब लड़ो या उड़ो हार्मोन यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से किसे जाना आता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन को। ये कहाँ से निकलता है, तो एड्रिनल, तो एड्रिनल से नाम रखा गया एड्रेनलिन। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर में आज भी चुका है, कि कार्टिसन नामक हार्मोन, कौन सा हार्मोन, तो कार्टिसन नामक हार्मोन भी कहाँ से निकलता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कार्टिसन नामक हार्मोन का स्रावण भी कहाँ से होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। तो ये भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। और थोड़ा सा क्वेश्चन और भी डिस्कस करूँ आपके सामने। ये जीके सेशन का एपिसोड 14 है, बिल्कुल मज़े से पढ़ते जाइए और मज़ा भी आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो अगर क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि जो पक्षियों द्वारा, ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया था क्वेश्चन, कि पक्षियों द्वारा जो परागण होता है, किसके द्वारा भैया, पक्षियों द्वारा जो परागण होता है, परागण मतलब पॉलिनेशन, तो पेपर में आता भी रहता है कि पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो से कुछ याद आया, तो आपको बताना है कि पक्षियों का अध्ययन किस में करते हैं, तो ऑर्निथोफिली में। देखिए, ऑर्निथोफिली क्या है, तो पक्षियों द्वारा जो पॉलिनेशन यानी परागण होता है उसे हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अगर बात की जाएगी पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को अगर बात की जाएगी, पक्षियों को, सीधी सी बात है, पक्षियाँ उड़ते हैं, तो पक्षियों को
उड़ने से, किससे भैया, उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को, पक्षियों को उड़ने से रोकने की, ध्यान से देखिएगा, रोकने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो ध्यान से देखिएगा उसे ब्रेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो पक्षी उड़ते हैं तो उनको रोकने की प्रक्रिया को बोलते हैं, ब्रेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेलिंग बोलते हैं। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है मीजोथेलियम क्या है। एक क्वेश्चन आया था कि मीजोथेलियम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा क्या नाम है, मीजोथेलियम। ध्यान से देखिएगा, मीजोथेलियम, बिल्कुल प्यार से पढ़ते जाइए, मीजोथेलियम। देखिएगा मीजोथेलियम क्या है, तो फेफड़े के अंदर पाई जाती है। तो फेफड़े के अंदर, इसका संबंध किससे भी है, तो फेफड़े से है। तो फेफड़े के अंदरूनी भाग में, फेफड़े के अंदरूनी भाग में, ये फेफड़े के अंदरूनी भाग में है, निचले भाग में एक पतली परत होती है। क्या होती है, पतली सी लेयर होती है, यानी थिन सी लेयर होती है, पतली सी परत होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मीजोथीलियम बोलते हैं। अब इसी से एक रोग निकलता है जिसे बोलते हैं मीजोथेलियोमा। क्या बोलते हैं भैया, मीजोथेलियोमा। कौन सा रोग बोलते हैं, मीजोथेलियोमा। अब एक बीमारी और निकल के आपको दिख रही होगी, मीजोथेलियोमा। तो भैया इससे क्या प्रभावित होता है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। मीजोथेलियम से क्या निकल रहा है, मीजोथेलियोमा। तो इसे फेफड़े का कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़े का कैंसर। यानी किसी को लंग कैंसर हो जाएगा, तो यानी लंग कैंसर यानी फेफड़े का कैंसर हो जाएगा, तो उसे किस बीमारी के नाम से जाना जाएगा, तो मीजोथेलियोमा कहा जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये किस तत्व के कारण होता है, तो ये किस तत्व के कारण होता है भैया, तो एस्बेस्टॉस नामक तत्व के कारण होता है। किस तत्व के कारण होता है, एस्बेस्टॉस तत्व के कारण होता है। तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि एस्बेस्टॉस में पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो एस्बेस्टॉस तत्व के कारण कौन सा रोग होता है, मीजोथेलियोमा, जिसे हम फेफड़े के कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगर बात की जाएगी कि ये क्या होता है, फेफड़े के, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या होता है, फेफड़े के वायु छिद्र के आकार बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में कि फेफड़े के जो वायु छिद्र होते हैं, ध्यान से देखिएगा, फेफड़े के क्या जो होते हैं, वायु छिद्र। देखिए वायु छिद्र को क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। क्या होते हैं भैया, एल्वियोलाई। कई लाखों एल्वियोलाई होते हैं, जिससे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इससे फेफड़े के वायु छिद्र क्या होते हैं, वायु छिद्र के आकार बढ़ जाते हैं। वायु छिद्र के क्या होते हैं भैया, आकार क्या होते हैं भैया, इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक, एक्सपेंड कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे अगर ये बढ़ जाएगा तो जिससे क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। जिससे क्या होगा भैया, सांस लेने में कठिनाई होगी। जिससे सांस लेने में क्या होगी भैया, कठिनाई होगी। इतने में समझ में आ रहा है ना। तो सांस लेने में क्या होगी, इससे सांस लेने में कठिनाई होगी। पूरा उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं इसको विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसे ऑर्निथोफिली कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन किसमें करता है, ये आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग बोलते हैं। मीजोथेलियम क्या है, तो फेफड़े के अंदर पार्ट में जो सिंगल लेयरिंग होती है, पतली सी थिन लेयर होती है, उसे हम मीजोथेलियम बोलते हैं। अगर ये डैमेज हो जाए, यानी अगर डैमेज हो गया, यानी मीजोथेलियोमा नामक रोग हो गया। इसमें क्या होता है, मीजोथेलियोमा में फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ये किसके कारण होता है, इसमें क्या प्रभावित होता है, तो फेफड़े के वायु छिद्र यानी एल्वोलाई का आकार क्या होता है, एक्सपेंड यानी बढ़ जाता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स टू ऑल और गो अहेड, always you will do your level best for your future. Thank you for watching. Keep it up and go ahead.